अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नादिया अनवर। और जैसे कि आज के सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं रशीद साहब। जी हाँ, और उनके साथ जो है आज हम बात करेंगे जो है अब कमिंग वीक रोल ओवर वीक भी आ रहा है, उस हवाले से भी जानेंगे, बजट के हवाले से भी थोड़ी उनसे बातचीत करेंगे कि क्या मामला हैं, किस तरह से टैक्सेस वगैरह लगेंगे और इन्वेस्टर को इस वक्त किस तरीके से मार्केट में क्या अप्रोच रख के काम करनी चाहिए। इन सारी बातों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, जी, मैं ठीक। आप होपफुली आप लोग भी खैरियत से होंगे, आप भी खैरियत से होंगे। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि रोल ओवर वीक जो है स्टार्ट होने वाला है, और जो है साथ में बजट भी आने वाला है। उसके उसके हवाले से भी बड़ी बातें चल रही हैं। और मार्केट भी ऑल टाइम काफी हाई पे है, जो कि 76,000 जो है इंडेक्स जो है वो अप्रूव कर चुका है। तो इन सारी चीज़ों में इस वक्त जो है एक इन्वेस्टर की क्या अप्रोच होनी चाहिए कि मार्केट में किस तरीके से वर्क करे, किस तरीके से मामला को लेके चले, ज़रा फंडामेंटली थोड़ा सा जो है इस हवाले से जो है आप हमें थोड़ा सा गाइड कर दें। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो उसको तो इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये देखें कि मार्केट के अगर हम प्राइस टू अर्निंग पे को देखें ओवरऑल, तो अराउंड 4 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग पे मार्केट चल रही है अभी भी। और अगर हम यही देखें कि मार्केट अपने हिस्टोरिकली पिछले 10 साल के पी को अगर देखें, तो 7 to 8 के मल्टीपल पे मार्केट चलती है। तो अगर हम इस लिहाज से देखें, तो इन्वेस्टर को इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए अगर वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो। क्योंकि मार्केट जो है वो इन द लॉन्ग टर्म यहाँ से ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। हाँ, शॉर्ट टर्म हिकअप्स आ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म मार्केट थोड़ी सी डाउन हो जाए, कुछ 500 पॉइंट नीचे आ जाए, 1000 पॉइंट नीचे आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाएगी। क्योंकि अगर हम जिस तरह से मैंने बताया कि 4 टाइम्स के मल्टीपल पे मार्केट ट्रेड कर रही है और 7 to 8 की एवरेज रही है, और अगर हम इस तरह से देखें कि अब पॉलिसी रेट जो है वो डिक्लाइन होने की एक्सपेक्टेशन है, तो ऐसे केस में मार्केट जो है वो यहाँ से भी फर्दर डबल होगी अगले 2 से 3 साल में। यानी कि यही मार्केट जो आपको ऑल टाइम हाई पे नज़र आ रही है, ये ऑल टाइम हाई करती रहेगी अगले साल, कुछ साल। यानी कि 1 लाख प्लस पे चली जाएगी मार्केट अगले 1 से 2 साल में। तो ऐसे केस में इन्वेस्टर को इन्वेस्टेड रहना चाहिए। हाँ, बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म हिकअप्स आ सकते हैं। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि अभी सोच रहा है मार्केट में एंटर होने के लिए, तो उसको शायद थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए कि बजट के आउटकम्स का वेट करे। बजट के आउटकम्स जब आ जाते हैं, जब क्लैरिटी आ जाती है, तो फिर डिपेंडिंग ऑन क्या रिजल्ट आया है, तो वो इन्वेस्ट कर दे। जी। सही। अच्छा सर, यहाँ पर जैसे कि सुनने में आ रहा है कि जो है काफी ज्यादा जो है इस बजट में टैक्सेस वगैरह लगने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि किन सेक्टर्स में जो है जो है क्या कहते हैं जो टैक्सेस हैं वो ज्यादा लगेंगे, और किस तरीके से इस वक्त जो है काम करना चाहिए इस अप्रोच के साथ के जो है अगर आगे टैक्सेस लगते हैं तो फर्दर क्या पोजीशन रहेगी मार्केट में। तो क्या आपको लगता है, थोड़ा सा इस हवाले से आप बताएं। जी, टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो सबसे पहले तो एक सेकंड। अगर हम सबसे पहले इंडिविजुअल सैलरी क्लास से शुरू करें, तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स स्लैब्स जो है वो इंक्रीज़ करने की बात कर रही है। यानी कि जो टैक्सेस की जो स्लैब्स हैं वो थोड़े से लोअर एंड से स्टार्ट होंगी, और शायद जो टैक्सेशन है वो लोअर एंड से हायर एंड तक जो जा रही है, तो वो लोअर एंड पे भी थोड़ी सी हायर टैक्सेशन हो जाएगी। यानी कि अगर अभी हम देखें एक मीडियम स्लैब को देखें, जो कि 2 लाख से अबव पर मंथ सैलरी वाले के ऊपर स्टार्ट होता है, तो उसमें अराउंड 12.5% टैक्स है, और उसके ऊपर ओवर एंड अबव जो अमाउंट जाती है जितनी भी, उस पे अलग टैक्स होता है। तो ये इस तरह से थोड़ी सी अमाउंट इंक्रीज़ हो सकती है, जैसे कि ये अमाउंट अगर 12.5% से बढ़ के 15% हो जाए या 17% हो जाए, तो इस तरह से लोअर स्लैब्स के ऊपर एक तो परसेंटेज ऑफ टैक्स बढ़ सकता है और नंबर ऑफ स्लैब्स इंक्रीज हो सकती हैं। तो उससे इकोनॉमी में बाइंग पावर पे इफेक्ट आएगा कि इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन ही रहेगी, क्योंकि जाहिर है कि अगर
लोअर बैंडविड्थ कंज्यूमर के ऊपर भी हायर टैक्सेस लग जाएंगे, तो फिर वो टैक्सेस देने में ही बिजी रहेगा बजाय इसके कि वो कुछ परचेज करे। उसके बाद फिर अगर हम सेक्टर्स के ऊपर आते हैं, तो फिर इससे जो है ना, ज़ाहिर है जितने भी जो कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर्स हैं ना, वो इम्पैक्ट होंगे। कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर्स में ये पेल वगैरह जैसी कंपनीज आ जाती हैं जो एसीज फ्रिज वगैरह बनाती हैं। फिर एयरलिंक जैसी कंपनीज आ जाती हैं जो मोबाइल सेल करती हैं, तो लोग जो है वो थोड़ा सा नया मोबाइल लेना डिले कर देंगे, लोग जो है नया फ्रिज लेना, नया टीवी लेना थोड़ा डिले कर देंगे। तो ये इम्पैक्ट आ सकते हैं। उसके अलावा फिर ये है कि जितनी भी हमारी इकोनॉमी में सब्सिडीज़ या टैक्स एग्जेम्पशंस वगैरह हैं, वो रिमूव होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। अब टैक्स एग्जेम्पशंस, अब सब्सिडीज़ की अगर हम बात कर लें, तो सब्सिडीज़ में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र सेक्टर इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र सेक्टर को सब्सिडी पे गैस मिलती है। तो अगर फर्टिलाइज़र सेक्टर की गैस बढ़ेगी, तो फिर ज़ाहिर है कि जो फर्टिलाइज़र के प्लेयर्स हैं उनको अपनी बैग की प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ेगी। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी फर्टिलाइज़र बैग की प्राइसेस काफ़ी नीचे हुई हुई हैं। तो इस टाइम पे मार्जिन नहीं है उनके पास कि वो प्राइसेस ज़्यादा बढ़ा सकें, क्योंकि फिर फर्टिलाइज़र इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम एग्जेम्पशंस की बात करें, तो कुछ कंपनीज़ को नए प्लांट्स के ऊपर वो इकोनॉमिक जोन्स वगैरह से रिलेटेड एग्जेम्पशंस हैं कि उनको 5 साल 10 साल के लिए इनकम टैक्स की माफ़ी है, तो वो इनकम टैक्स वगैरह स्टार्ट हो सकते हैं। फिर अगर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स की बात करें जिसमें टेक्सटाइल आईटी वगैरह आ जाते हैं, तो उनका जो है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक टर्नओवर टैक्स लगता है 1%। नॉर्मल जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं वहाँ पे क्लोज टू 40% अभी इनकम टैक्स है, 39% इनकम टैक्स है, जिसमें 29% कॉर्पोरेट टैक्स आता है और 10% सुपर टैक्स आता है। लेकिन जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं उनका टैक्स अभी माफ़ है, उनको 1% टैक्स लगता है, 1.5% टैक्स लगता है। तो ये टैक्स भी थोड़ा बढ़ सकता है, मतलब ये डायरेक्ट 30% पे तो शायद नहीं जाएगा, लेकिन 40% पे, लेकिन ये थोड़ा बढ़ सकता है। तो ये सेक्टर्स हैं जिन पे इफ़ेक्ट आ सकता है। फिर ऑटो सेक्टर वगैरह पे इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो लोअर वैल्यू की गाड़ियाँ थी उनके ऊपर सेल्स टैक्स गवर्नमेंट ने दोबारा कम कर दिया था, तो हायर सेल्स टैक्स लग सकता है गाड़ियों के ऊपर। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा फिर अगर हम देखें तो फ्यूल वगैरह पे हायर टैक्सेस लग सकते हैं, पेट्रोल पे, डीजल पे। तो उससे ओएमसी सेक्टर भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये कि ये वाला बजट ऐसा है कि जिसमें आप कह लें कि कोई सेक्टर भी ऐसा नहीं है जिस पे इम्पैक्ट नहीं आ सकता, हर किसी पे इम्पैक्ट आ सकता है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई इन्वेस्टर है जो अभी एंटर होने के बारे में सोच रहा है, वो ज़रा वेट कर ले और बजट के जो आउटकम्स हैं उनको देखते हुए इन्वेस्ट करे। सही। अच्छा सर, जैसे आपने बात की सब्सिडीज वगैरह के हवाले से, फर्टिलाइजर सेक्टर के हवाले से आपने बात की, तो जैसे उसमें कुछ सब्सिडीज अभी कम हुई हैं गैस की, तो इससे कौन कौन सी जो कंपनीज हैं उनकी उसकी अर्निंग पे फर्क आएगा, थोड़ा सा आप इस हवाले से भी बता दें। सबसे ज़्यादा तो एफएफसी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अच्छा। फिर उसके बाद जो है ईफर्ट वगैरह पे भी इम्पैक्ट आएगा। अगर हम फिर उसके अलावा अगर हम देखें कि अगर हम एग्री टेक को देखें या हम फातमा फर्टिलाइज़र वगैरह को देखें, तो उनके लिए पॉजिटिव होगा। तो ओवरऑल जो है फातमा एग्री टेक जैसी कंपनीज के लिए पॉजिटिव होगा, और ईफर्ट के लिए भी स्लाइटली पॉजिटिव होगा, एफएफसी के लिए नेगेटिव होगा सबसे ज़्यादा। सही। अच्छा से इसी हवाले से हमारे एक व्यूवर हैं, उनका सवाल भी था, तो वो भी मैंने सोचा कि मैं प्रोग्राम में जो है शामिल करूं उनके सवाल को। उनका सवाल कुछ यूँ था कि एसएसजीसी और एसएनजीपी ने जो लास्ट टाइम जो गैस के रेट जो बढ़ाए थे, 1884 रुपए पे जो रेट बढ़े हैं, तो एंग्रो ने अपना रेट एडजस्ट करके कस्टमर को पास ऑन कर दिया। लेकिन मारी ने रेट नहीं बढ़ाए थे, लेकिन एफएफसी ने फिर भी यूरिया की प्राइसेस में इजाफा किया था। तो सब्सिडीज जो खत्म हो रही हैं, इन्होंने जो है 1884 पे जो लेकर आए हैं, लेकिन जो ऑलरेडी मिल रही है, तो जो 1884 की है, जो एसएसजीसी और एसएनजीपी जो प्रोवाइड कर रही है,
सिर्फ मारी का जो है कम हुआ है उसमें रेट, और बाकी जो है जो मतलब इसमें कम है, तो उसमें जो रेट बढ़ा दी है जो कि एफएफसी की होती है, जो नज़र आ भी रही है। इसके अलावा जो रेट बढ़े हैं वो भी जो है उन्होंने आगे पास ऑन किया है। तो ये थोड़ी सी उनको ये कंफ्यूजन हो रही है कि क्या ये इंफॉर्मेशन जो उन तक पहुंची है ये सही है, इसमें कितनी सदाकत है, थोड़ा सा इस हवाले से बता दें। और जो इसके अलावा अगर कोई सब्सिडी वगैरह जो ख़त्म कर रहे हैं तो वो भी बता दें। असल में जो मारी नेटवर्क है उसकी जो गैस की प्राइस है वो बढ़ी नहीं है अभी तक। हुआ ये है कि जो मारी नेटवर्क पे एफएफसी आता है, और एफएफसी के अलावा जो फातिमा फर्टिलाइज़र का साउथ का प्लांट है वो आता है। तो फातिमा फर्टिलाइज़र और एफएफसी जो कि तकरीबन 40% ऑफ यूरिया की कैपेसिटी है पाकिस्तान की, उसकी गैस अभी तक बढ़ी नहीं है। हुआ ये है, तो वो गैस जब बढ़ेगी, जब सब्सिडी ख़त्म होगी, आप इसको सब्सिडी तो नहीं कहेंगे क्योंकि एफएफसी वो जो मारी नेटवर्क की गैस है उस पे सब्सिडी एक्चुअली नहीं मिल रही। वो मारी नेटवर्क की गैस की प्राइस है ही सस्ती, है ही कम। लेकिन इस वक्त जो फर्टिलाइज़र सेक्टर वाले वो कह रहे हैं कि कम रेट के ऊपर जो गैस है वो सिर्फ एफएफसी को क्यों मिल रही है। ये तो एक एक बायस्ड एक एक ट्रीटमेंट है। वो जो कम रेट के ऊपर गैस है वो सबको मिलनी चाहिए, या फिर सबको एक यूनिफॉर्म रेट के ऊपर गैस मिलनी चाहिए। तो अभी मोस्ट प्रोबेबली होगा यही कि अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने प्रपोजल दे दिया है कि एक सब गैस सब्सिडी ख़त्म करने का फर्टिलाइज़र के ऊपर। आईएमएफ ने भी सख्ती से बोला हुआ है कि सब्सिडी ख़त्म करो। तो होगा यही कि जो एक यूनिफॉर्म गैस प्राइस आ जाएगी सारे फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए, जिसमें जो मारी नेटवर्क है उसकी गैस प्राइस भी जो कि अभी चल रही है 580 रुपीज़ पर MMBTU, वो बढ़ के 1500, 1600, 2000 तक चली जाएगी। और ओवरऑल सारे सेक्टर की गैस ही इसी रेट के ऊपर आ जाएगी। तो फिर ऐसे केस में ये होगा कि एफएफसी के लिए ये बहुत नेगेटिव है और ईफर्ट के लिए स्लाइटली पॉजिटिव है। सही। अच्छा सर, यहाँ हाँ, पर जी। जी, जी। उसके अलावा एफएफबीएल, एग्रीटेक और फातिमा फर्टिलाइज़र के लिए पॉजिटिव है। सही। अच्छा सर, यहाँ पर जैसे कि आईएमएफ की शराइत के ऊपर बात हो रही है, तो जैसे बिजली के नर्ख में इजाफे के साथ साथ जो है मुख्तलिफ हर आइटम के ऊपर टैक्सेस लगने के की जो एक शराइत भी सामने आई है। तो हमें जो इन्फ्लेशन के नंबर जो कि सिर्फ नंबर्स में ही हमें नजर आते हैं कि वो कम हो रहे हैं, तो अब अगर ये टैक्सेस लग जाते हैं तो क्या वो नंबर हमें स्टिल कम नजर आएंगे या नंबर बढ़ जाएंगे? और फिर जो अपकमिंग बजट के बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेड है, तो उसमें जो कि हम सब एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि शायद इस दफा जो है एक 2% या 3% जो है वो कुछ रेट इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आएगा। तो क्या वो उम्मीद रखी जाए या फिर स्टिल इस दफा भी जो है वही रिजल्ट रहेगा जो हमें जो लास्ट टाइम भी था, जो उससे पहले भी था, यानी कि अनचेंज? इसीलिए मैं कह रहा था कि अभी बजट की अनाउंसमेंट के बाद ही क्लैरिटी आएगी कि इन्फ्लेशन कहाँ पे जाएगी। तो उसी इन्फ्लेशन को देखते हुए ही फिर डिसाइड करेगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी कि पॉलिसी रेट को डिक्रीज़ करना है या क्या करना है। अभी आई एम श्योर उनके भी माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी एज सच। वो लोग भी चीज़ों को देख रहे होंगे, नंबर्स को स्टडी कर रहे होंगे कि क्या डिसीजन लें। नंबर्स बेस्ड डिसीजन ही होगा, इमोशनल डिसीजन नहीं होगा कि यार आवाम चाहती है कि पॉलिसी रेट नीचे लेके आएँ तो वो लोग ले आएँगे। हम्म। वो एक नंबर्स बेस्ड डिसीजन होगा। सही। सर, यहाँ पर जो है जैसे अगर मैं सीमेंट सेक्टर के हवाले से भी थोड़ा सा बात करना चाहूंगी कि सीमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस जो है उसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस के हवाले से बताएं, और साथ ही साथ में जो है ये बताएं कि उसकी स्टॉक वैल्यूएशन के हवाले से भी आप थोड़ा सा हमें बताएं कि किस स्टॉक में जो है जो इन्वेस्टर्स है इस वक्त जो है उसमें काम करना चाहिए, और जो है इन्वेस्टर के लिए ये सेक्टर कितना सेफ है?
अगर सीमेंट सेक्टर के बारे में बात करें तो सीमेंट सेक्टर ने परफॉर्मेंस तो अच्छी दिखाई है पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में। और स्पेशली जब से वो आईएमएफ का प्रोग्राम हमारा हुआ था और उसके बाद मार्केट चली है, तो उसने अच्छी परफॉर्मेंस ही दिखाई है सीमेंट सेक्टर में। तो इसमें अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर जो है वो, अगर हम फॉरवर्ड बेसिस पे देखें तो 6.5 के प्राइस टू अर्निंग पे चल रहा है, 6.5 के, कंपेयर टू मार्केट जो कि 4 के मल्टीपल भी चल रही है। तो अगर हम इस लिहाज से देखें तो वैसे भी जो सीमेंट सेक्टर है वो प्रीमियम पे ही चलता है, क्योंकि वो एक सिक्लिकल सेक्टर है। तो इस टाइम पे हम लोग एक एक जो है ना बूम साइकिल के स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हुए हैं, यानी कि बूम साइकिल स्टार्ट होने के उस पे खड़े हुए हैं हम। क्योंकि पॉलिसी रेट जब डिक्लाइन होगा, जब पॉलिसी रेट डिक्लाइन होगा तो सीमेंट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह भी फर्दर इम्प्रूव होगी आग गोइंग फॉरवर्ड, डिमांड भी बेहतर आएगी इकोनॉमी में। तो अगर हम इस लिहाज से देखें तो सीमेंट सेक्टर हमेशा प्रीमियम पे ही ट्रेड करता है। तो अगर फिर हम विद इन सीमेंट सेक्टर देखें तो जो है कंपनीज अच्छी हैं, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। लकी सीमेंट आ जाता है, मेपल लीफ सीमेंट आ जाता है, फौजी सीमेंट आ जाता है। अ, ये चंद कंपनीज हैं। डीजी खान सीमेंट है जिसको बहुत बेनिफिट होगा पॉलिसी रेट डिक्लाइन होने का। तो ये कंपनीज हैं जिनको देखा जा सकता है। तो तो यही है। सब में अलग अलग चीज़ें हैं। लकी सीमेंट को अगर हम देखें तो वो लार्जेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान का सीमेंट, सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी है। फिर उसके बाद अगर हम बेस्ट वे सीमेंट की बात करें तो बेस्ट वे सीमेंट रेगुलर रेगुलर डिविडेंड्स पे करता है, तो बेस्ट वे सीमेंट इस लिहाज से अच्छा है। फिर उसके बाद अगर हम मेपल लीफ और मेपल लीफ की बात करें तो मेपल लीफ एफिशिएंट एफिशिएंट काम करता है, उसके एफिशिएंट काम करता है, वाइट सीमेंट में काम करता है। तो रिटेंशन प्राइसेस वगैरह उसकी अच्छी होती हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर चुका है। फौजी सीमेंट जो है वो नॉर्थ में सबसे सेकंड हाईएस्ट सीमेंट प्लेयर बन गया है, नॉर्थ साइड पंजाब और केपीके में। तो फौजी सीमेंट भी एक अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद तो यही है, चंद ये स्टॉक्स है 4-5 जिनमें पोजीशन ली जा सकती है इस टाइम पे, और जो कि अच्छी परफॉर्मेंस देंगे फंडामेंटली। सही। अच्छा सर, यहाँ पर जो है ये जो सर्कुलर डिप के मामलात हैं और जो पीएसओ की पेमेंट के हवाले से जो मामलात है, इसमें आगे क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट जो है नज़र हम देख सकते हैं, और गवर्नमेंट के क्या इकदामात हैं जो गवर्नमेंट जो है इसको सॉल्व करने के लिए ले सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आईएमएफ की भी इस एक शराइत में से ये शामिल है इन चीज़ों को भी हल करना। तो उस मामलात में कैसा लगता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से जो है वो कोई इकदाम करेगी, और फिर उसके बाद जो है अगर ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं तो कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है मार्केट को पड़ता है। ये है कि गवर्नमेंट करेगी नहीं, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि आईएमएफ होने नहीं देगा, क्योंकि अभी हमने आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना है, हमें उनसे लोन चाहिए, तो हम्म। गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। तो उसमें से सबसे जो पॉजिटिव चीज़ होगी पीएसओ के लिए वो ये है कि ये जो गैस सेक्टर के ऊपर सब्सिडी ख़त्म हो रही है, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ होगी पीएसओ के लिए। फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए सब्सिडी ख़त्म हो रही है, बाकी बाकी सब्सिडीज़ भी ख़त्म हो रही हैं, बाकी रेट्स भी बढ़ रहे हैं। अभी आईएमएफ ने गवर्नमेंट को बोला है कि गवर्नमेंट जो है अपनी इंटरफियरेंस वगैरह बिल्कुल ख़त्म कर दे गैस रेट्स बढ़ने में उससे। मतलब जो ओगरा ओगरा जो है, जो गैस प्राइसेस नोटिफाई करता है और बढ़ाता है, वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए और गवर्नमेंट का इसमें कोई गोइंग फॉरवर्ड रोल ही नहीं होना चाहिए। तो जब गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा तो प्राइसेस बढ़ती रहेंगी, सब्सिडीज़ ख़त्म हो जाएंगी। तो ये चीज़ पीएसओ के लिए बहुत पॉजिटिव होगी। तो पीएसओ भी एक बहुत अच्छी बेट है, पीएसओ में भी पोजीशन ली जा सकती है। सही। अब सर जरा मुझे ये बता दें कि जैसे अब बजट आ रहा है, हम सबको बजट का इंतजार है। अब जब तक बजट में अभी टाइम है, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है बजट में, तब तक मार्केट की जो अभी करंट पोजीशन है जो इतने हाई पे चल रही है, तो करेक्शन भी एक्सपेक्टेड है और करेक्शन हो भी रही है। इसमें इन्वेस्टर को जो वहां पर अभी काम कर रहे हैं उनको क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए, किस तरह से उनको मार्केट में काम करना चाहिए, क्या उनकी जो है एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो थोड़ा सा आप डिफाइन कर दें। मैं ऑलरेडी इसका आंसर दे भी चुका हूँ, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ कि
मार्केट जो है हाई हाई पे चली गई है, लेकिन मार्केट महंगी नहीं है अभी भी। मार्केट फर्दर हाइज मारेगी अगले 1 साल में, 1.5 साल में। तो अभी भी इन्वेस्टर इन हो सकता है मार्केट के, लेकिन स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि अगर इन होना है अभी इस टाइम पे, थोड़ा वेट करे बजट का। बजट में जो भी आउटकम्स आती हैं, फिर उसके हिसाब से जिन जिन सेक्टर्स के लिए बजट पॉजिटिव रहा है उनमें इन्वेस्ट करे, या फिर जिन सेक्टर्स के लिए ज़रा ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहा उनमें इन्वेस्ट करें, देखते हुए बजट को। तो लेकिन ओवरऑल ये है कि मार्केट में इन्वेस्ट करना ही चाहिए अभी। सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त का। और यहाँ पर नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि इस सेशन से आपको बेनिफिट मिला होगा। और इस वक्त बहुत एहतियात करना चाहिए इस वक्त हमें मार्केट में काम करते हुए। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको यही कह रहे होते हैं कि इस वक्त जो है थोड़ा काम करें, लेकिन थोड़ा सा एहतियात से काम करें। इसी के साथ ही नाज़रीन, आज के सेशन से मैं इजाज़त लूँगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।